हेलो बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक श्वासोच्छ्वास। क्या स्टार्ट करते हैं? श्वासोच्छ्वास को इंग्लिश में बोलते हैं ब्रीदिंग। क्या बोलते हैं? ब्रीदिंग। ब्रीदिंग का प्रोसेस जो होता है दो चरणों में पूरा होता है। एक होता है इंस्पायरेशन और दूसरा होता है एक्सपायरेशन। क्या होता है? इंस्पायरेशन और दूसरा होता है एक्सपायरेशन। इंस्पायरेशन की अगर हम बात करें, इसी को बोलते हैं निःश्वसन। क्या बोलते हैं? निःश्वसन बोलते हैं। और इसको बोलते हैं निःश्वसन। इसमें देखो जो है विसर्गे लगी हुई है, इसको बोलते हैं निःश्वसन। क्या बोलते हैं? निःश्वसन। तो देखो इंस्पायरेशन का मतलब क्या होता है। जब इंस्पायरेशन में सिर्फ आपको इतना समझना है कि निःश्वसन में आपको ये समझना है कि जब आप सांस लेते हो ना, तो आपके लंग्स में क्या मतलब डिफरेंस होता है। जब आप सांस लेते हो तो सांस अगर लेते होगे तो आप देखते होगे कि सांस लो, अच्छा सांस लो, सांस ली तो क्या हुआ? वक्ष भाग का आयतन बढ़ा। तो जब सांस लेते हैं तो वही प्रोसेस है, उसी को बोलते हैं इंस्पायरेशन। मतलब हवा को लेना, हवा को लेना। जब ऑक्सीजन जाती है शरीर के अंदर तो क्या होता है, जो सिम्पटम होते हैं बस उन्हीं के बारे में लिखना है। तो सबसे पहले इसके बारे में क्या लिखेंगे कि वक्ष भाग का आयतन बढ़ जाता है। क्या होता है? वक्ष भाग का आयतन क्या हो जाता है? आयतन जो होता है वो बढ़ जाता है। बात समझ में आ गई? वक्ष भाग जो होगा वो क्या हो जाएगा? फूल जाएगा। और जो डायाफ्राम होता है, जैसे कि आपका ये इस तरीके से लंग्स बना हुआ है, इस तरीके से क्या बना हुआ है? लंग्स बने हुए हैं, ठीक है। यहाँ फेफड़े बने हुए हैं, इधर ऐसे लंग्स बने हुए हैं, तो इसी पे फेफड़े लगे हुए हैं ऐसे करके। तो यहाँ पर ये पसलियाँ लगी हुई हैं इस तरीके से, ठीक है। और लास्ट वाला क्या होता है, जिसमें पसलियाँ जुड़ी होती है, उसको बोलते हैं डायाफ्राम। क्या बोलते हैं? डायाफ्राम। तो ये वाला जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, आउटर स्ट्रक्चर, इसी को बोलते हैं डायाफ्राम। तो डायाफ्राम भी ऊपर की ओर चढ़ जाता है, जिसमें पसलियाँ लगी होती हैं, चढ़ी होती हैं, पूरी पसलियाँ जिससे जुड़ी होती है, जो आउटर पार्ट होता है उसे डायाफ्राम कहते हैं। तो डायाफ्राम भी क्या होता है? बोलो, डायाफ्राम क्या होता है? ऊपर की ओर चढ़ने लगता है। कैसे होने लगता है? ऊपर की ओर चढ़ने लगता है। सांस ले रहे हैं तो डायाफ्राम क्या होगा? देखो पसलियां जो ऊपर की ओर चढ़ने लगती है, तो डायाफ्राम क्या होता है? ऊपर की ओर चढ़ने लगता है। वक्ष भाग का आयतन बढ़ जाता है। और जो फेफड़े होंगे, तो बताओ फेफड़ों के अंदर क्या ऑक्सीजन बचेगी? फेफड़ों के अंदर ऑक्सीजन भरेगी तो फेफड़े क्या हो जाएंगे? फूल जाएंगे। फेफड़े क्या हो गए? फेफड़े फूल जाएंगे। अभी पूछेंगे हम, फेफड़े क्या हो जाएंगे? फूल जाएंगे। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? फेफड़े क्या होंगे, उनका फेफड़ों का आकार भी क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा, फेफड़े फूल जाएंगे। बात समझ में आ गई? तो इंस्पायरेशन में जो आपके शरीर में सिम्पटम होते हैं उसे ही बोलते हैं हम क्या? इंस्पायरेशन। उसी को बोलते हैं हम निःश्वसन। निःश्वसन जब आप करते हो तो ये प्रोसेस जो होता है, जब वक्ष भाग, इसमें निःश्वसन सांस लेते हो तो उसमें क्या होता है, शरीर के वक्ष भाग जो होगा वो बढ़ जाएगा, वक्ष भाग का आयतन बढ़ जाएगा, डायाफ्राम भी ऊपर की ओर खिसक जाएगा। डायाफ्राम क्या होगा? ऊपर की ओर खिसक जाएगा। फेफड़ों में हवा भर जाती है, या फेफड़ों में ऑक्सीजन जो है वो चली जाएगी और वो क्या हो जाएगी? आवाज़ नहीं करो बेटा, ठीक है। मजाक नहीं समझते इसको, पढ़ रहे हैं ना। आवाज़ आ रही किटपिट की, हल्का सा पंखा कर सकते हो, लेकिन ये नहीं कि तुम आवाज़ कर रहे हो किटपिट। मतलब तुम्हारा दिमाग पढ़ाई में नहीं लग रहा है ना। कोई बात नहीं लग रहा है, तब याद आएगा जब तुम एग्जाम दोगे स्कूल का, ठीक है। निःश्वसन क्या होता है? तो निःश्वसन की अगर बात करें तो जब ऑक्सीजन को बाहर निकालेंगे, भाई अब क्या निःश्वसन कर रहे हैं, बाहर से पूरी ऑक्सीजन निकालो तो क्या होगा? वक्ष भाग का आयतन समान हो जाएगा। वक्ष भाग का आयतन क्या होगा? समान हो जाएगा। वक्ष भाग जो होगा उसका आयतन क्या हो जाएगा? समान हो जाएगा, अपनी समान अवस्था में आ जाएगा। वक्ष भाग का आयतन अपनी समान स्थिति में आ जाएगा। कैसा आ जाएगा? समान स्थिति में आ जाएगा। और डायाफ्राम भी कैसा हो जाएगा? अपनी समान स्थिति में आ जाएगा। डायाफ्राम नीचे, ऐसा नहीं कि डायाफ्राम यहाँ था तो डायाफ्राम खिसक के नीचे आ जाएगा। तो डायाफ्राम क्या होगा? अपनी समान स्थिति में आएगा। डायाफ्राम अपनी समान अवस्था में आ जाता है, अपनी समान अवस्था में आ जाता है, ठीक है। और उसके बाद फेफड़ों की अगर हम बात करें तो फेफड़ों में वायुदाब कम हो जाता है। वायुदाब क्या होता है? कम हो जाता है। वायुदाब जो होगा वो कम हो जाएगा। यहाँ तो वायुदाब बढ़ जाता है ना, फेफड़े फूल जाते हैं, वायुदाब क्या होता है? बढ़ जाता है। इसमें वायुदाब क्या था? बढ़ गया था। वायुदाब क्या था? यहाँ बढ़ गया था, तो ये फूल रहे थे फेफड़े। अब यहाँ वायुदाब कम हो गया तो फेफड़े क्या हो जाएंगे? पिचक जाएंगे। फेफड़े क्या हो जाएंगे? पिचक जाएंगे। बात समझ में आ गई? तो ये कुछ छोटा सा केवल इतना आपको बताना है कि ब्रीदिंग में क्या होगा। तो ये इंस्पायरेशन में आपको बताना है, ये आपको एक्सपायरेशन में बताना है, ठीक है। इतनी बात आपको बतानी है सिंपल सा, कि आप जब सांस लेते हो तो उसे इंस्पायरेशन कहते हो, जब सांस को आप बाहर निकालते हो तो वो एक्सपायरेशन होता है। तो उस कंडीशन में तुम्हारे वक्ष भाग में जो परिवर्तन आते हैं उनके बारे में से बताना। तो आप सांस लेके आप खुद ही समझ सकते हो कि मतलब क्या क्या कंडीशन जो होती है वो इसके अंदर होती है कि कहाँ चलेगी, ठीक है। तो जो है आप समझ सकते हो। समझ गए मेरी बात? नहीं समझ पाए?
इसको कर लोगे ना? ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। अब समझते हैं कि कोशिकीय श्वसन क्या होता है। कोशिकीय श्वसन की परिभाषा हमने बताई थी, किसी को पता है? किसी को याद है? कोशिकीय श्वसन, कोशिकीय श्वसन जो होता है बेटा 2 चरणों में पूरा होता है, ठीक है। सभी जीवों में कोशिकीय स्तर पर ऑक्सीजन को लेना, ठीक है। ऑक्सीजन जब देते हैं तो ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है और ऑक्सीकरण के फलस्वरूप क्या होता है? ऊर्जा प्राप्त होती है। तो ये कोशिकीय श्वसन जो होता है बेटा 2 चरणों में पूरा होता है। कितने चरणों में? 2 चरणों में। कोशिकीय श्वसन जो होता है 2 चरणों में पूरा होता है, ठीक। एक जो होता है आपका सबसे पहले ग्लाइकोलिसिस। क्या होता है? ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस ये क्या होता है, इसको समझना है। इसको, ये केवल 2 टॉपिक है जो आपको थोड़ा रटने पड़ेंगे, बाकी तो आपको सब समझ के आ जाएगा। 2 टॉपिक हैं जो ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स साइकिल, इसमें ये चीज़ें आपको याद करनी पड़ेगी। जैसे ग्लाइकोलिसिस है तो ग्लाइकोलिसिस की खोज किसने की थी? तो इसकी खोज की थी एम्बेडन। किसने की थी? एम्बेडन। मेयर हाफ नामक वैज्ञानिक ने की थी। एम्बेडन मेयर हाफ नामक वैज्ञानिक ने ग्लाइकोलिसिस की खोज की थी। अब ग्लाइकोलिसिस में होता क्या है? तो ग्लाइकोलिसिस में क्या होता है, तो सिर्फ आपको इतना याद रखना है, इसमें बहुत बड़ा प्रोसेस होता है। ग्लूकोज के एक अणु से, ग्लूकोज के एक अणु से पायरुविक एसिड के 2 अणु का निर्माण। कितने? पायरुविक एसिड के 2 अणु। पायरुविक एसिड के 2 अणु का निर्माण। कितने अणु का निर्माण? 2 अणु का निर्माण होना ही क्या कहलाता है बेटा? ग्लाइकोलिसिस। आपको 2 नंबर में डेफिनेशन हाई स्कूल में पूछी जाएगी कि ग्लाइकोलिसिस क्या होता है। तो ग्लूकोज के एक अणु से, ग्लूकोज का कितना अणु होगा? ग्लूकोज का एक अणु होगा, 1 मोल होगा, 1 नंबर होगा, और उससे 2 अणु किसके बनेंगे? पायरुविक एसिड के। किसके बनेंगे? पायरुविक एसिड की। ये बहुत लंबी एक चेन होती है, इसमें कई सारे एंजाइम होते हैं, वो सारे रिएक्शन में काम करते हैं और फाइनली तुमको रिजल्ट क्या मिलता है? ग्लूकोज से क्या बनता है? 2 मोल जो होते हैं पायरुविक एसिड के बनते हैं। तो यही प्रोसेस क्या कहलाता है? ग्लाइकोलिसिस। तो ये पूरा प्रोसेस बेटा कहाँ हो रहा है? कोशिका के अंदर। कहाँ हो रहा है? कोशिका के अंदर। तो कोशिका के अंदर कोशिका द्रव में हो रहा है। कहाँ हो रहा है? कोशिका के अंदर कोशिका द्रव में हो रहा है और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में हो रहा है। कैसे हो रहा है? ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में हो रहा है, ठीक है। तो ये बेटा जो है, ये जो होता है ये कोशिका द्रव में होता है। कहाँ होता है? कोशिका द्रव में होता है। और ये जो है ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है। किसकी एब्सेंस में होता है? ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है। ये पूरी प्रोसेस एक लंबा प्रोसेस होता है। हमने सिर्फ आपको 2 चीजें बताई, ग्लूकोज डायरेक्ट पायरुविक एसिड, लेकिन ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बनने में एक लंबी चेन होती है। उस चेन के बीच में कई सारे जो है आपके एटीपी अणु जो बनते हैं, जिसमें 10 एटीपी अणु बनते हैं, ठीक है। और 10 एटीपी 2 का लाभ होता है। 2 एटीपी का क्या होता है? लाभ होता है। और 8 शेष बचते हैं। 8 जो जैसे लगे थे वैसे ही 8 शेष बचते हैं। बहुत लंबा प्रोसेस होता है, इंटर में है ये लॉन्ग प्रोसेस। आपको सिर्फ इतना ही समझना है कि ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया में पूछेगा कितने एटीपी का लाभ होता है। तो ये कुछ चीज़ें रटनी है। अभी तक बायो में हमें कुछ भी आप नहीं पढ़ा है जो आपको रटना पड़े, सिर्फ ये कुछ चीज़ें जो आपको समझनी पड़ेगी। ये कुछ चीज़ें होती हैं जो रटी जाती हैं, ठीक है। जैसे दवाई, ये टैबलेट्स के नाम है, उनको रटना पड़ता है ना, तभी तो वो आएगी। तो 3 बार 4 बार बोलेंगे तभी चीज़ें आएंगी। बात समझ में आ गई? तो ये कोशिका द्रव में होता है, ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है। बात समझ में आ गई? ग्लूकोज के एक अणु से पायरुविक एसिड के 2 अणुओं का निर्माण होता है, जिसमें 10 एटीपी अणु जो होते हैं वो क्या होता है? जिनका प्रयोग किया जाता है, 2 का लाभ होता है, 8 शेष बचते हैं। ये लाभ लिख दिया यहाँ पर। 8 क्या होते हैं? 8 शेष बचते हैं। क्या बचते हैं? शेष बचते हैं। और ये 10 एटीपी अणु का प्रयोग होता है। बात समझ में आई? थोड़ी बहुत समझ में आई? इतनी ही आपको बात बतानी है। और एक सीधी श्रृंखला में पूरा होता है। जैसे हमने बताया ना, यहाँ पे ग्लूकोज होता है, ऐसे यहाँ ग्लूकोज के अणु हो गए, फिर यहाँ पर एक जो होगा 1,3 डाई फास्फोडाइस्टर, इस तरीके से फिर यहाँ पर ऐसे कैसे एक सीधी श्रृंखला में होता है। लास्ट में कहीं जाके जो होता है पायरुविक एसिड के 2 अणु बनते हैं। लास्ट में जाके क्या बनते हैं? पायरुविक एसिड के 2 अणु बनते हैं। तो ये रिएक्शन बिल्कुल दिमाग में होनी चाहिए। तो आप इसको क्या बोल सकते हैं कि ये सीधी श्रृंखला, ये सीधी श्रृंखला में पूरा होता है। कैसे होता है? सीधी श्रृंखला में पूरा होता है, ठीक है, पूरा होता है। इसीलिए इसे क्या बोलते हैं? इसे जो है एम्बेडन मेयर पाथ जो है पाथ भी बोलते हैं। आप सीधा से बोल सकते हैं। इसकी खोज जो है एम्बेडन मेयर हाफ नामक वैज्ञानिक ने की थी, इसीलिए इसे हम जो है क्या बोलते हैं? एम्बेडन मेयर हाफ पाथवे भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पाथवे। पाथवे का मतलब क्या होता है? रास्ता। एम्बेडन मेयर हाफ पाथवे भी कहते हैं। इसमें ग्लूकोज के एक अणु से पायरुविक एसिड के 2 अणुओं का निर्माण। कितने अणुओं का निर्माण? 2 अणुओं। और ये प्रक्रिया ग्लाइकोलिसिस की कोशिका द्रव में होती है। कहाँ होती है? ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है। कब होती है? ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, जिसमें 10 एटीपी अणुओं का प्रयोग होता है, जिसमें 2 का लाभ तथा 8 शेष बचते हैं। और ये एक सीधी श्रृंखला में पूरी होने वाली प्रक्रिया है। किसको याद हो गया? कौन बताएगा? किसी को याद हुआ? उज्जवल को याद हो गया। उज्जवल बताओ। हाँ, एम्बेडन मेयर हाफ। एम्बेडन मेयर हाफ ने ग्लाइकोलिसिस की खोज की थी। इसमें 2
इसमें बिल्कुल बताते हो, सही बोल रहे हो। इसमें 2 अणु एक बस केवल इसमें आपको ग्लूकोज के 2 अणु के एक अणु से एक अणु से 2 पायरुविक एसिड अणु, बस इतनी बात आपको याद रखनी है, आप सब भूल जाओ, सिर्फ इतना याद रखो, ग्लूकोज के एक अणु से पायरुविक एसिड के 2 अणुओं का निर्माण की प्रक्रिया ये क्या कहलाती है? ग्लाइकोलिसिस। अब आ जाओ कोशिकी श्वसन के दूसरा प्रोसेस आपने पहला समझ लिया ग्लाइकोलिसिस। अब कोशिकी श्वसन 2 चरणों में पूरा होता है, आपने भी पढ़ा ग्लाइकोलिसिस। अब ग्लाइकोलिसिस के बाद दूसरा चरण आप पढ़ेंगे क्रेब्स साइकिल। क्या पढ़ेंगे? क्रेब्स साइकिल। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है क्रेब्स साइकिल। तो क्रेब्स साइकिल समझते हैं क्या होता है? तो क्रेब्स साइकिल आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग बहुत छोटा है, बस उतना ही समझना है कि क्रेब्स साइकिल जो होता है ये कहाँ पर होता है? तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया समझते हैं कहाँ? कोशिका के अंदर, कोशिका द्रव्य में पाई जाती है। तो ये प्रक्रिया क्या होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में पाई जाती है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है। कैसे होती है? हाँ, ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है। और ये जो क्रेब्स साइकिल बेटा होता है ना, ये प्रोसेस जो क्रेब्स साइकिल है, इस क्रेब्स साइकिल में कई सारे जो होते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। मतलब इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उनका क्या होता है? स्थानांतरण होता है। क्या होता है? स्थानांतरण होता है। और स्थानांतरण किसके माध्यम से होता है? तो विभिन्न प्रकार के कार्बनिक अम्ल होते हैं। विभिन्न प्रकार के क्या होते हैं? कार्बनिक अम्ल होते हैं। उन्हीं कार्बनिक अम्लों के माध्यम से लगातार इलेक्ट्रॉन का क्या होता है? ट्रांसफर होता है। इसीलिए इसे हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। किसको? क्रेब्स साइकिल। किसको? क्रेब्स साइकिल। और क्रेब्स साइकिल जो होती है ये कोशिकी श्वसन का दूसरा भाग है, जिसमें ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है। इसमें इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है किसकी सहायता से? कार्बनिक अम्लों की सहायता से। जिसमें इसमें क्या होता है? 3 कार्बन डाइऑक्साइड की जो होती है, 3 अणु कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है। कितने हैं? 3 अणु कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है। ठीक है, सबसे पहले होता क्या है? जो पायरुविक एसिड आपका बना था ना, पायरुविक एसिड बना था ना, जो कोशिका द्रव्य में आपने पढ़ा था, तो वो पायरुविक एसिड क्या होता है? वो एसिटिल कोएंजाइम से क्रिया कर लेता है। एसिटिल कोएंजाइम से, किससे? कोएंजाइम से क्रिया कर लेता है। एसिटिल कोएंजाइम से जब क्रिया करता है बेटा, तो एसिटिल कोएंजाइम से क्रिया कर लेता है और एक कार्बन डाइऑक्साइड को मुक्त कर देता है। और एसिटिल कोएंजाइम जो होता है वो बनाता है सिट्रिक एसिड। क्या बनाता है? सिट्रिक एसिड। ठीक है, और फिर सिट्रिक एसिड जो होता है वो आइसोसिट्रिक बनाता है। क्या बनाता है? आइसोसिट्रिक एसिड। बोलो बोल दो मेरे प्यारे बच्चों, आइसोसिट्रिक एसिड। फिर आइसोसिट्रिक एसिड जो होता है वो अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड। फिर ये अल्फा ग्लूटेरिक एसिड जो होता है वो सक्सीनिक एसिड में बदल जाता है। किसमें? सक्सीनिक एसिड। बोलो सक्सीनिक एसिड। सक्सीनिक एसिड जो होता है ये फ्यूमेरिक एसिड में बदल जाता है। किसमें? फ्यूमेरिक एसिड। फ्यूमेरिक एसिड जो होता है वो मैलिक एसिड में बदल जाता है। किसमें? मैलिक एसिड जो होता है वो एसिटिक एसिड में चेंज हो जाता है। किसमें? एसिटिक एसिड में चेंज हो जाता है। और ये इस तरीके से प्रक्रिया जो होती है, फिर एसिटिक एसिड जो होता है, फिर उसको एसिटिक एसिड में जब मिल जाता है पायरुविक एसिड, फिर एसिटिल कोएंजाइम बनाता है और इस तरीके से पूरा प्रोसेस जो है वो लगातार चलता रहता है। ये पूरी जो प्रक्रिया होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है। इसी को बोलते हैं क्रेब्स साइकिल। क्या बोलते हैं? क्रेब्स साइकिल। तो ये कुछ चीजें आपको पढ़नी पड़ेगी, जब आप बार बार पढ़ोगे चीजों को तभी आपको याद होगी। ठीक है, हमने भी कई बार, ये तो छोटे छोटे आपको भी, अगर आप 12th क्लास में देख लो ना तो कम से कम इसको एक दिन तो पूरा तैयार करने में लग जाएगा। बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सारे कंटेंट बनते हैं, बहुत सारे एंजाइम होते हैं, उन एंजाइम को भी याद करना पड़ता है। ठीक है, तो कुछ चीजें आपको याद करनी पड़ेगी। फिर से देख लो, कोशिकी श्वसन क्या एक बार समझते हैं। ये कोशिकी श्वसन की प्रक्रिया का दूसरा चरण होता है क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल प्रक्रिया जो होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया में पूरी होती है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है। इसमें इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण कार्बनिक अम्लों के माध्यम से होता है, इसलिए इसे हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। इसमें प्रायः 3 कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है कि जो ग्लाइकोलिसिस प्रक्रिया के दौरान बना जो पायरुविक एसिड के 2 अणु होते हैं, तो पायरुविक एसिड के 2 अणु जो होते हैं वो एसिटिल कोएंजाइम से क्रिया करते हैं। किससे करते हैं? एसिटिल कोएंजाइम से क्रिया करते हैं। और क्रिया करने के पश्चात विभिन्न प्रकार के कार्बनिक अम्लों को उत्पन्न करते हैं, जैसे सिट्रिक एसिड, आइसोसिट्रिक एसिड, अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड और सक्सीनिक एसिड, फ्यूमेरिक एसिड, मैलिक एसिड और एसिटिक एसिड। और इस तरीके की जो प्रक्रिया होती है माइटोकॉन्ड्रिया में चलती रहती है। ठीक है, इस प्रकार की प्रक्रिया जो चलती है माइटोकॉन्ड्रिया में चलती रहती है, इसी को बोलते हैं क्रेब्स साइकिल। पूछा जाता है क्रेब्स साइकिल क्या है? 3 नंबर। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। धन्यवाद।